हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रत्येक टीचिंग एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं धूल, हवा, बादल, जल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जल। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर स्थल मंडल स्थित है। तो आपको याद रखना है कि 29% यानी 29% भाग स्थल है, वहीं 71% भाग जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगातार पूछ लिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि क्वेश्चन है कि किसी भूक्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं 21%, 25%, 17%, 33%। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 33%। 33.33% प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है। किसी भी भूक्षेत्र में यदि 33.33% वन है तो उसे उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 33% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। बुध ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यह सूर्य के सबसे अधिक निकट होता है, जिसके कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह सबसे छोटा ग्रह भी है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन अर्थात 88 दिन में पूरा कर लेता है। दोस्तों यह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पूर्व दिखाई भी देता है। तो आपको याद रखना है कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट का ग्रह एवं सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह भी है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक कोपरनिकस द्वारा ही की गई थी। दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि कोपरनिकस किस देश के वैज्ञानिक हैं। तो आपको याद रखना है कि यह एक जर्मन वैज्ञानिक हैं कोपरनिकस। इनका देश भी पूछ लिया जाता है। वहीं आपसे पूछा गया था कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंद्राकोल, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लेह। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरी भाग इंद्राकोल है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इंद्राकोल कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर नामक भारतीय राज्य में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि पिग्मेलियन पॉइंट इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, जिसे द्वारका या गोमाता भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार याद रखना है कि सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक द्वारका भी कहा जाता है, जिसे गोमाता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में स्थित है, और वहीं सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों आपसे सबसे उत्तरी पूछा गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंद्राकोल जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ही वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट से रूपांतरण के बाद कौन सी चट्टान बनती है। ऑप्शन दिए गए हैं नीस, बेसाल्ट, सिस्ट, स्लेट। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीस। ग्रेनाइट से रूपांतरण के बाद नीस नामक चट्टान बनती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आवासीय फल है। दोस्तों लगातार पूछा जाता है, ये विज्ञान में भी पूछ लिया जाता है और पर्यावरण में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब एक आवासीय फल है, बाकी अमरूद, आम, टमाटर इन सेबों की गिनती आवासीय फल में नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम पृथक की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं छानने से, आसवन से, अपकेंद्रण से, प्रभाजी आसवन से। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण से। ये भी दोस्तों बल में पूछ लिया जाए कि दूध से क्रीम को अलग किस बल के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है जिसमें दूध से क्रीम अलग की जाती है। वहीं दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको याद रखना है कि वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहीं आपसे दूध से क्रीम पृथक करने की क्रिया पूछी गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं तनिका, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, प्रमस्तिष्क। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण ही हमारे शरीर में मस्तिष्क में संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, कभी नहीं बढ़ती है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर की 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। निहारिका एक ऐसा पार्ट है जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। वहीं ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो कक्षाओं में जगह होती है वहाँ पर जो चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वहीं धूमकेतु भी इनसे संबंधित है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निहारिका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अरेस्टर, भस्मीकरण, अपशोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपशोषण। अपशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अपशोषण हो जाएगा। अपशोषण के कारण गैसीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रशोधक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीसा। सीसा के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं, तो इस प्रदूषक का नाम सीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों में ही सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट जैसे एग्जाम्स में दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सभी दिवसों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं विश्व वानिकी दिवस के कि 25 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 22 मार्च को भी आपको याद रखना है कि जल दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर हमसे विश्व वानिकी दिवस पूछा गया था, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों दिवसों में भी वानिकी, पर्यावरण से संबंधित जितने दिवस हैं वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आपको विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित दिवसों पर ध्यान देना है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बार बार गलती की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा इस क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प। विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प पाया जाता है। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस पर टिक कर देते हैं, जबकि स्थायी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की ही पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं देहरादून, मसूरी, शिमला, चंबा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। दोस्तों इसका राज्य भी पूछ लिया जाता है प्रॉपर्ली कि कौन से राज्य में होता है, तो आपको याद रखना है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। वहीं आपसे प्लेस पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में भी विशेष रूप से कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के भी देहरादून शहर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। ऑप्शन दिए गए हैं 8.3, 7.3, 9.4, 10। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8.3। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। दोस्तों वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि चंद्र प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो आपको याद रखना है कि 1.2 मिनट लेता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर यहाँ पर हमसे सूर्य प्रकाश पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 8.3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वहीं धातुओं में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो पारा है, आप सभी को पता ही होगा कि पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और हमेशा ही द्रव अवस्था में रहती है। वहीं यहाँ पर अधातु, विशेष रूप से अधातु को चिन्हित किया गया था, तो हमें याद रखना है कि अधातुओं में ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है। ऑप्शन दिए गए हैं तापमान में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की वातावरण में कमी, परावैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना, वनस्पति में कमी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परावैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली प्रमुख समस्या है परावैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही यूजफुल पर्यावरण की कुछ वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।